Hello students, how are you? I hope you are fit and fine at your home and doing your homework regularly and properly. Students, जैसा कि आप सबको पता है हमारे S7 स्टार्ट होने जा रहे हैं और 18 सितंबर को आपका SST का S7 का एग्ज़ाम है। तो अब हम रिवाइज करवा रहे हैं S7 का सिलेबस, जिसमें मैंने आवर पास्ट के सभी चैप्टर्स की वीडियो आपके पास सेंड कर दी है। सिविक्स के सभी चैप्टर्स की जो हमारे S7 का सिलेबस है। नाउ वी स्टार्ट चैप्टर 3 जियोग्राफी आवर एनवायरमेंट। थर्ड चैप्टर आवर चेंजिंग अर्थ, हमारी जो बदलती हुई पृथ्वी। तो ये चैप्टर की कंप्लीट वीडियो मैं आपके पास पहले ही सेंड कर चुकी हूँ। तो क्वेश्चन आंसर की वीडियो सुनने से पहले आप लेसन वाली वीडियो अगर सुनते हो तो और ज़्यादा अच्छी तरह से आप अपनी तैयारी कर पाओगे। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन फर्स्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। जो नीचे क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके हम आंसर रिवाइज करेंगे। वाई डू द प्लेट मूव्स, जो प्लेट्स हमने जो कंटिनेंट प्लेट्स हैं वो क्यों मूव करती हैं, कैसे मूव करती हैं, क्यों मूव करती हैं, इसके बारे में समझते हैं। द प्लेट मूव बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द मोल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ। जो हमारी अर्थ के अंदर हैं मोल्टन मैग्मा है, पिघला हुआ लावा है, उसके टेम्परेचर के कारण, उसके प्रेशर के कारण हमारी जो कंटिनेंट प्लेट्स हैं वो हमारी क्या करती हैं, मूव करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द एक्सोजेनिक एंड इंडोजेनिक फोर्सेस। जो एक्सोजेनिक फोर्स क्या है या इंडोजेनिक फोर्स क्या है, ये लेसन कराते वक्त अच्छी तरह से समझाया गया आपको कि जो अर्थ के अंदर ही फोर्स का यूज होता है उसको इंडोजेनिक, और जो अर्थ के बाहर की तरफ प्रयोग होता है उसको बोलते हैं एक्सोजेनिक। तो इसका है फोर्स दैट वर्क ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी कि पृथ्वी की ऊपरी सतह पर जो वर्क करता है उस फोर्स को क्या बोलते हैं हम, एक्सोजेनिक फोर्स। और द फोर्स विच एक्ट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, इनसाइड पार्ट ऑफ द अर्थ, आर कॉल्ड द एंडोजेनिक फोर्स। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द इरोजन। इरोजन होता है जो हमारी अर्थ के ऊपर सैंड है या मिट्टी है, रेत है, मिट्टी है, उसका मूव होना वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो इसको बोलते हैं वियरिंग अवे, द वियरिंग अवे ऑफ द लैंडस्केप बाय डिफरेंट एजेंट्स लाइक वाटर, विंड एंड आइस इज कॉल्ड इरोजन। मिट्टी का, लैंड का, सोयल का मूव होना वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज कॉल्ड द इरोजन। किसके द्वारा, पानी के द्वारा, हवा के द्वारा या बर्फ के द्वारा। जैसे बर्फ मेल्ट होती है तो अपने साथ जो भी मिट्टी के कण होते हैं, सोयल होते हैं, वो अपने साथ उसको बहाकर लाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ आर फ्लड प्लेन्स फॉर्म्स। जो बाढ़ के कारण जो मैदान बनते हैं उनका निर्माण कैसे होता है। जिस एरिया में फ्लड आती है तो उस फ्लड के साथ बहुत सारे मिट्टी के कण होते हैं, मिट्टी होती है, गाद होती है, वो सब उसके साथ आती है। तो जब वो कहीं एक जगह पर डिपॉजिट हो जाता है, पानी रुक जाता है, तो उसके साथ जो मिट्टी है वो वहीं पर डिपॉजिट हो जाती है, जिसके कारण क्या बन जाते हैं, फ्लड प्लेन। तो आंसर है व्हेन रिवर ओवरफ्लो इट्स बैंक्स। जब रिवर का वाटर, नदी का पानी ज़्यादा तेज गति से आता है, ज़्यादा अमाउंट में होता है, तो जो किनारे हैं रिवर के उसके ऊपर से बहना शुरू हो जाता है। इट फ्लड ऑफ इट्स नेबरिंग एरिया विच डिपॉजिट लेयर ऑफ द फाइन सोइल एंड अदर मटेरियल कॉल्ड सेंडिमेंट्स अलोंग इट्स बैंक्स। यानी कि जब ज़्यादा मात्रा में पानी है तो किनारों से ऊपर बहने लगता है, तो जो नेबरिंग एरिया है, जो रिवर के आसपास का एरिया है, तो पानी के साथ जो मिट्टी वहाँ पर डिपॉजिट हो जाती है, लेयर बन जाती है, एक सतह बन जाती है। फाइन सोयल यानी मिट्टी के कण होते हैं या अदर मटेरियल जो पानी के साथ बह कर आए हैं, वो रिवर के आसपास के एरिया में डिपॉजिट होता जाते हैं। दिस लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ द फ्लैट फर्टाइल फ्लड प्लेन। इस प्रकार समतल बाढ़कृत मैदानों का निर्माण होता है। व्हाट आर सैंड ड्यून्स। बालू टिब्बे क्या हैं, यानी कि जो आप डेजर्ट एरिया में देखेंगे
देखिए राजस्थान में जाएंगे तो वहाँ बड़े बड़े आपको क्या मिलेंगे, सैंड ड्यून मिलेंगे देखने को। द लो हिल्स लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ सैंड एट वन प्लेस बाय द वेन इन द डेजर्ट इज कॉल्ड द सैंड ड्यून्स। तो इसमें यही बताया गया है कि जो डेजर्ट एरिया है हमारा, वहाँ की जो हिल लाइक स्ट्रक्चर है, यानी कि जो पर्वतों की तरह या पहाड़ों की तरह जो मिट्टी के ढेर हैं वहाँ बड़े बड़े, तो जो नीचे की हिल के एरिया है वहाँ जो हवा के साथ मिट्टी है वो उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है या एक जगह जम जाती है। तो जब बहाव रुकता है तो इकट्ठा होके रेत जहाँ हवा रुक जाती है, तो जहाँ हवा रुकने के बाद जो रेत इकट्ठा डिपॉजिट होता है उसको बोलते हैं सैंड ड्यून्स, यानी कि रेत के टिल्ले का बन जाना। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हाउ आर द बीचेज फॉर्म्स। जो समुद्र के बीच हैं वो कैसे बनते हैं, समुद्र के किनारों के साथ जो बीच है वो कैसे बनते हैं, उनका निर्माण कैसे होता है। सी वेव्स डिपोजिट सेडिमेंट्स अलोंग द शोर विच लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ द बीचेज। जब सी वेव्स समुद्री जो लहरें हैं, समुद्री लहरों के कारण, तरंगों के कारण जो भी सेडिमेंट्स होते हैं ओशियंस के अंदर या सीज के अंदर, वो वाटर के फ्लो के साथ किनारों पर आ जाते हैं और वहीं जम जाते हैं, जिसके कारण फॉर्मेशन ऑफ बीचेस यानी कि बीच का निर्माण हो जाता है। नेक्स्ट, व्हाट आर ओक्सबो लेक्स। ओक्सबो लेक्स कैसे बनती है, रिवर से अलग होके, हमने लेसन कराते वक्त बिल्कुल अच्छी तरह से। ओक्सबो लेक्स यहाँ बोलते हैं चाप झील। चाप झील कैसे बनती है, रिवर से अलग होके, तो ड्यू टू द कंटिन्यूस इरोजन और डिपोजिशन, लगातार मिट्टी सोयल का इरोजन होना या डिपोजिशन होना अलोंग द साइड ऑफ द मेंडर्स, यानी कि जो मोड़दार मार्ग होते हैं रिवर के, मोड़दार मार्ग कभी रिवर से अलग होकर एक अलग लेक टाइप जैसा बन जाता है। द एंड ऑफ द मिंडर लूप कम क्लोजर एंड क्लोजर, जो मेंडर्स हैं रिवर के वो और क्लोज होते चले जाते हैं, यानी कि अलग रिवर से क्लोज टू क्लोज, लगातार वो मोड़ों में बहने से वो एक अलग कट ऑफ फ्रॉम द रिवर, अलग से कट होके रिवर से एक अलग झील बन जाती है, जिसको बोलते हैं फॉर्म एज ए कट ऑफ लेक कॉल्ड एन ओक्सबो लेक। एक अलग से रिवर का पार्ट बन जाना उसको बोलते हैं ओक्सबो लेक। ओके स्टूडेंट्स, ये थे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन के 7 पार्ट। अब हम कर रहे हैं सेकंड क्वेश्चन, टिक द करेक्ट आंसर। ये तुमने खुद ही अच्छी तरह से करने हैं। विच इज नॉट ए इरोजनल फीचर ऑफ द सी बीच, कौन सी इन तीनों में से इरोजनल है, कौन सी डिपोजनल है। तो इसमें इरोजनल नहीं है पूछा गया इसने, जो कि समुद्री तरंग की विशेषता इनमें से नहीं है, तो ये बीच नहीं है। ओके बेटा, ये क्लिफ बनते हैं, सी केव्स बनते हैं, ये वेव्स के कारण बनते हैं, लेकिन बीच उसका पार्ट नहीं है। द डिपोजनल फीचर्स, ये इरोजनल फीचर से पूछा गया था, नहीं है क्या, तो बीच नहीं है। ये पूछा गया ग्लेशियर किस जो है वो किसकी विशेषता है, डिपोजनल की क्या विशेषता है ग्लेशियर की, तो ये मोरेन बन जाता है। डिपोजनल फीचर है ग्लेशियर की मोरेन। ओके स्टूडेंट्स, मोरेन होता है हिमोड, यानी कि बर्फ का ही टीला, जो बर्फ जहाँ गिर रही होती है। विच इज कोज्ड बाय द सडन मूवमेंट ऑफ द अर्थ, जब पृथ्वी के अंदर कोई अचानक मूवमेंट होता है, गतिविधि होती है, घटना होती है, तो उससे उसको क्या बोलते हैं, वोल्केनो, ज्वालामुखी फटता है। मशरूम रॉक आर फाउंडेन्स, ये कहाँ मिलते हैं मशरूम की रॉक्स, डेजर्ट में। जो सैंड ड्यून्स हमने अभी समझा था, तो डेजर्ट में मशरूम की तरह उनकी क्या बन जाती है, आकृति कैसे बनती है, जैसे कि ये रेत का टीला है, यहाँ से जो विंड है वो चल रही है, तो नीचे का जो पार्ट है यहाँ से रेत का कटाव होता चला जाता है, और अगर इधर से हवा चल रही है तो इधर से रेत का कटाव हो जाता है। इस प्रकार जो आकृति यहाँ बन जाती है वो मशरूम के जैसी आकृति बन जाती है, मशरूम जैसी आप कुंभी जिसको बोलते हैं, तो उसकी तरह आकृति बन जाती है। ऐसे ऐसे ये कैसी आकृति होगी, मशरूम की, इसको बोलते हैं मशरूम रॉक। ओके स्टूडेंट्स, ओक्सबो लेक्स आर फाउंड इन, ओक्सबो लेक्स अभी हमने पढ़ा था कहाँ मिलती हैं बेटा, ये रिवर वैली, जहाँ पर ये नदी घाटियाँ होती हैं वहाँ पर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मैच द फॉलोइंग, थर्ड क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग में ये आपने अच्छी तरह से ध्यान से याद करने हैं बेटा।
ग्लेशियर क्या है बेटा? ग्लेशियर रिवर ऑफ आइस। तो ये आप रिवर ऑफ आइस के साथ इसको मैच करेंगे। नेक्स्ट है मेंडर्स। मेंडर्स भी कहाँ बनते हैं? हमारे रिवर्स में बनते हैं इसके। और बीच कहाँ होते हैं? ये सी शोर पे होता, किनारा होता समुद्री। सैंड ड्यून्स क्या होती है? मशरूम्स रॉक। वाटरफॉल होते हैं हार्ड बेड रॉक से। और अर्थक्वेक होते हैं वाइब्रेशन ऑफ अर्थ। ये यहाँ ये दे रखा है। ओके स्टूडेंट्स, ये आप अच्छी तरह से तैयार करें। नेक्स्ट गिव रीजन्स। क्या कारण है कि रीजन बताना है, कारण बताना है कि हमारे क्या रीजन है। सम रॉक हैव शेप ऑफ मशरूम। कुछ जो चट्टाने हैं उनकी जो आकृति है वो कैसी होती है? मशरूम जैसी होती है। तो एक इसका रीजन क्या है? इन डेजर्ट एरिया, जो रेगिस्तान है, विंड्स इज एन एक्टिव एजेंट फॉर इरोजन, यानी कि जो हवा है वो एक एजेंट की तरह काम करती है किसको ले जाने में, वन प्लेस टू अनदर प्लेस, सैंड को, रेत को। इरोड द लोअर सेक्शन ऑफ द रॉक, जो अभी मैंने समझाया था कि जो रेत की चट्टाने हैं उसके जो लोअर सेक्शन है, जैसे कि ये रेत की चट्टान है, इसका जो ये लोअर सेक्शन नीचे का सेक्शन है, ये हवा के कारण अपने आप मूव कर चला जाता है हवा के साथ उड़कर। मोर द अपर पार्ट, यानी कि ऊपर पार्ट की बजाय नीचे का जो पार्ट वो ज्यादा एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़ जाता है। देयरफॉर सम रॉक हैव ए शेप ऑफ द मशरूम हैविंग नैरोअर बेस एंड वाइडर टॉप। तो यही बताया था जिसका बेस क्या है वो नैरो है यानी पतला है, और जो ऊपर वाला पार्ट है वो क्या है? वाइडर है। तो इस प्रकार क्या बन जाती है? कुछ रॉक्स की जो शेप है वो मशरूम जैसी हो जाती है। रीजन इसका सेकंड है फ्लड प्लेन आर वेरी फर्टाइल। जहाँ ये बाढ़कृत मैदान बनते हैं, अभी हमने क्वेश्चन में भी समझा था कि वहाँ कैसे फर्टाइल की जो लैंड होती है उसकी फर्टिलिटी ज़्यादा होती है। कैसे होती है? फ्लड प्लेन आर वेरी फर्टाइल बिकॉज फ्लड डिपॉजिट लेयर ऑफ फाइन सोइल, यानी कि जो फाइन सोयल है वाटर के साथ आती है, तो वो डिपॉजिट होने के कारण वहाँ की जो लैंड है या अदर सेडिमेंट्स है उनके डिपॉजिट होने के कारण वहाँ की जो लैंड है वो कैसी हो जाती है? फर्टाइल हो जाती है। और वो कल्टीवेशन के लिए बहुत ही अच्छी है, हमारे एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही यूजफुल है। नेक्स्ट सी केव्स आर टर्न इनटू स्टैग। जो सी केव्स हैं ये जैसे हम करवाते वक्त अच्छी तरह से समझा रखा है बेटा, कैसे बदल जाते हैं किसमें? स्टैग में। तो वहन cavities in sea caves become bigger and bigger, only the roof of the caves remain forming sea arc. Further erosion breaks the roof and only walls are left which form the stag. तो इसने क्या बताया है कि जब समुद्र की लहरें होती हैं, इन सी केव्स, जो समुद्र के अंदर लहरें हैं वो जो बड़ी होती हैं, ज़्यादा ऊपर उठती हैं, जैसे हमने टाइड के बारे में रीड किया था इसमें, तो हाई टाइड आता है तो उसके कारण ओनली द रूफ ऑफ द केव्स, जो गुफा या चट्टान समुद्र के अंदर हैं उनकी सिर्फ क्या बच जाती है? छत बच जाती है, छत की तरह जो रहता है। रिमेन फॉर्मिंग सी आर्क, या जो आर्क होता है धनुष की तरह जो आकृति बन जाती है। फर्दर इरोजन ब्रेक द रूफ ओनली वाल, और उसके बाद थोड़े से और टकराव के कारण, जो सी केव्स हैं उनके टकराव के कारण, या सी वेव्स हैं उनके टकराव के कारण जो पार्ट है रूफ का वो भी अपने आप टूट जाता है। ओनली क्या बच जाती है? वॉल्स बच जाती है, दीवारें बच जाती हैं। और इस जो बचे हुए दीवारों का पार्ट है इसको बोलते हैं स्टैग बोलते हैं। तो इस प्रकार जो पहले उस आसपास का नीचे केव्स बनता है, जैसे कि ये चट्टान है, पहले ये वाटर यहाँ टकराता है इससे, और यहाँ एक सीधा रास्ता इसके अंदर से बन जाता है, इसको बोलते हैं सी केव्स, यानी कि गुफा की तरह बन जाना। उसके बाद जब बार बार इसके क्या हो जाएगी, जो वाटर है वो इससे टकराएगा तो ये एक छत की तरह, आर्क की तरह बच जाएगा, ये पार्ट बच जाएगा। तो धीरे धीरे ये जब और ज़्यादा सी वेव जिससे टकराएंगे तो ये बीच का एरिया बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, और क्या बच जाएंगी? साइड की दीवारें बच जाएंगी वॉल की तरह। तो जो दीवार बचेगी उसको हम क्या बोलेंगे? स्टैग बोलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारा बिल्डिंग क्लब्स ड्यू टू अर्थक्वेक। जो भूकंप आते हैं उसके कारण जो हमारी इमारतें वो क्यों गिरती हैं?
ड्यूरिंग अर्थक्वेक वाइब्रेशन ट्रेवल आउटवर्ड फ्रॉम द एपिसेंटर एज वेव्स एंड प्रोपगेट्स, यानी कि जब अर्थक्वेक होता है हमारी पृथ्वी के अंदर तो वाइब्रेशन होती है बहुत तेज, तो इसके कारण जो एपिक सेंटर होता है उस वहां से जो वेव चलती हैं थ्रू द सरफेस ऑफ द अर्थ, किसकी तरफ, सरफेस की तरफ, पृथ्वी की सतह की तरफ, और पृथ्वी की सतह पर वाइब्रेशन होने के कारण विच प्रोड्यूस सडन मोमेंट्स, जिससे अचानक मोमेंट होता है हमारी अर्थ के अंदर, दैट लीड टू द कोलैप्स ऑफ द बिल्डिंग, जो मोमेंट होता है तेज गति से, उस मोमेंट के कारण हमारी जो बिल्डिंग्स है वो गिर जाती हैं। तो ये रीजन से कुछ हमारी अर्थ के या रॉक्स के या फ्लड प्लेन्स के, तो ये बेटा आपने चैप्टर को अच्छी तरह से लर्न करना है, समझना है, और क्वेश्चन आंसर का वीडियो सुनने से पहले आप लेसन की वीडियो भी ध्यान से सुने अच्छी तरह से तैयारी करने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।